Hey guys, what's up? It's me UV and you are seeing UVS Volato UV Studies. Guys, welcome back to the next video, that is part 2 of class 9 physics chapter 2 force and law of motion. Students, as I have already told you in previous video, so today we are going to start with laws of motion. There are 3 laws of motion discovered by Sir Isaac Newton. आज आप सब इतने प्यार और रेस्पेक्ट के साथ सर आइजैक न्यूटन को न्यूटन बाबा के नाम से बुलाते हो, तो इसका भी कारण यही लॉज ऑफ मोशन है। यानी सबसे ज़्यादा फेमस सर आइजैक न्यूटन इन्हीं लॉज ऑफ मोशन के कारण हुए थे। इसीलिए हम लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इन्हीं 3 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। राइट स्टूडेंट्स? So let's begin with a small definition of Newton's law of motion. Okay, what are Newton's law of motion? Let me tell you, Newton's law of motion shows the relation between the force acting on a body and the motion of the body. Okay, listen it carefully. Newton's law of motion का यूज़ हम जनरली किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ और कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, इसी के बीच न्यूमेरिकल रिलेशन को फाइंड करने के लिए करते हैं। And there are 3 laws of motion that we all know, right guys? Now let's start Newton's first law of motion. सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए मैं आपको एक इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज आप एक रूम में हो और आपके पास उस रूम में सिर्फ 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक आपका कार्टून बॉक्स और आपका वॉलीबॉल। ओके, लिसन इट केयरफुली। मैं यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि बॉल कार्टून बॉक्स के बाहर रखा है। मान लीजिए आपको इस बॉल को बॉक्स में रखना है। यहाँ आप जानते हो कि जब तक आप बॉल को उठा के उस बॉक्स में रखोगे नहीं, तब तक ये बॉल उस बॉक्स में जाएगी नहीं, राइट? अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में आपने मेहनत करके बॉल को कार्टून बॉक्स में रख दिया। मान लीजिए ये आपके खेलने का वक्त हो चुका है और आपको उस बॉल को उस कार्टून बॉक्स से निकालना है। अब आप ये जानते हैं कि बॉक्स से बॉल अपने आप तो नहीं निकलने वाला, यानी आपको अपनी फोर्स से उस बॉल को निकालना होगा, राइट? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो पहले केस में हमने देखा कि बॉल बॉक्स के बाहर था और वो बाहर ही रहा। दूसरे ही केस में हमने देखा कि बॉल बॉक्स के अंदर है और वो अंदर ही रहा जब तक हमने अपने फोर्स से उस बॉल को बाहर नहीं निकाला या उसे अंदर नहीं रखा, राइट? तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, and if a body is moving at a constant speed, it will keep moving in a straight line at constant speed, unless or until it is acted upon by an external or unbalanced force. This law of motion is also known as law of inertia. Okay, now let me explain you. क्या आपको inertia याद है? जी हाँ, मैं उसी नेचुरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, राइट? और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस इस पे कोई भी एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। और इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ये समझना आसान था, है ना? तो क्यों ना हम इसे और आसान बना दे एक एग्जाम्पल के साथ। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट द पिक्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? और ये पिक्चर पूरी तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्शन देखते हैं। फर्स्ट एक्शन में हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी आपका बॉल, और ये बॉल रेस्ट पोजीशन में है। ये तब तक रेस्ट पोजीशन में होगा जब तक इस पे एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब सेकेंड एक्शन में हमने बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, यानी बॉल को किक कर दिया। अब क्या होगा? अब बॉल में मोशन आ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं अपने थर्ड एक्शन को। तो देखो यहाँ फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि बॉल तो अब रुकने वाला नहीं है, यानी उसे रोकने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम फोर्थ एक्शन को। फोर्थ एक्शन में आपका फुटबॉल नेट से जाकर टकरा गया, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि नेट ने आपके बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, यानी अब ये बॉल रुक जाएगी। यही तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स सेकंड लॉ। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंटम। ओके देन, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो देखो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यानी अगर हम किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी को इंटू कर दे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। And yes, momentum is a vector quantity and its SI unit is kg per second. Now, formula for the momentum. तो अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है।
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी हाँ, P इक्वल्स टू m इंटू वी, वेयर P stands for momentum, m stands for mass and v stands for velocity. Now it's time for Newton's second law of motion. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the net force applied on it. So students, न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम में चेंज यानी कि स्पीड प्रोपोर्शनल होती है किसके? उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स के, जिसे हम लिखते हैं F is proportional to m into a. तो चलिए हम इसे और भी अच्छे से समझते हैं. Okay students, see here. From second law of motion we get force is proportional to change in momentum upon time. That can be written as F is proportional to mv minus mu upon t, or F is proportional to m into v minus u upon t. Let this equation as equation 1. Here we know that v minus u upon t is equals to acceleration. So we can write a on the place of v minus u upon t in equation 1, right? Okay, now we get F is proportional to m into a. Now we will change this relation into an equation by putting constant k. Thus F equals to k into m into a, where k is constant. Now the value of constant k in SI unit is 1. So the above equation becomes F equals to m into a. Or we can say force equals to mass into acceleration. Now it's a very common question. What is the definition of 1 Newton? तो चलिए देखते हैं. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका मास 1 kg है और उससे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो चलिए समझते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को. और न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझाने के लिए मेरे पास है एक ईजी कॉन्सेप्ट. मान लो आपके और आपके भाई के बीच एक सिंपल फाइट होती है. अब आप तो सिंसियर हो इसलिए आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपके भाई ने आपको ज़ोर से एक फोर्स के साथ एक स्लैप किया. अब आप क्या करोगे? आप भी उसे उतने ही फोर्स से एक स्लैप करोगे, भले ही आपकी सिंसियरिटी भाड़ में जाए. तो आपने भी उसे उतने ही फोर्स से एक स्लैप दे दिया. अब आपकी मॉम आती हैं और आपसे पूछती हैं, व्हाई डिड यू हैव स्लैप्ड योर ब्रदर? तो आप बताओगे कि आपके भाई के एक्शन पे आपने सिर्फ रिएक्शन दिया है. क्यों? यही कहोगे ना. यही तो न्यूटन सर ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी कहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग. In any interaction between two bodies, the force applied by the first body on the second body is equal and opposite to the force applied by the second body on the first body. Let me explain you. थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी तो पहले वाली बॉडी के द्वारा दूसरे वाली बॉडी पे अप्लाई किया गया फोर्स दूसरे वाली बॉडी के द्वारा पहले वाले बॉडी पे अप्लाई किए गए फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. तो क्या आपने कभी बोट राइडिंग की है? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने भी बोट राइडिंग की है. तो जो सेलर होता है यानी नाविक, उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा. वो अपने रोविंग ओर्स को पानी में उल्टा घुमाता है ताकि वो अपने बोट को आगे बढ़ा सके, है ना. तो इसका भी कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. जब वो अपने रोविंग ओर से पानी को पीछे की ओर पुश करता है, तभी पानी भी बोट को आगे की ओर पुश करता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि सेलर के एक्शन पे पानी ने इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिखाया, राइट. यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. तो चलिए देखते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल को. ओके, जब आप बोट से उतरते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको अर्थक्वेक वाली फीलिंग आती है ना. वो इसलिए जब आप बोट से उतरते हो तो आपकी बॉडी उस बोट पे फोर्स लगाती है और इसीलिए वो बोट भी आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है. इसीलिए आपको बोट से उतरते वक्त अर्थक्वेक वाली फीलिंग आती है. दोनों ही एक्शन को देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच इज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, their total momentum remains constant or conserved provided no external forces are acting. Momentum is neither be created or nor be destroyed. Conservation of momentum एक लॉ है जो कहता है जब कोई दो बॉडीज कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. एंड रिमेंबर, वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. यहाँ हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं. दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं. मान लीजिए पहली ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरी ऑब्जेक्ट का मास m2, और वो दोनों u1 और u2 के वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं.
अगर हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक इक्वेशन के रूप में लिखें तो वो ऐसा होगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। मान लीजिए दोनों ही ऑब्जेक्ट्स टकरा गए या हम जानते हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। उसे हम मान लेते हैं F1 एंड F2। यहाँ हम जानते हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई होने के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो यहाँ जितना फर्स्ट बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसे हम कहेंगे A1 और सेकंड बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे हम कहेंगे A2। ओके, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में इक्वल टाइम के लिए थी, राइट, जिसे हम मान लेते हैं T1 एंड T2। तो क्या T1 एंड T2 की वैल्यू बराबर होगी? यस, ऑफ कोर्स होगी। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में एक समय के लिए थे, है ना। अब कोलिजन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v2 होगी। अब हम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक इक्वेशन के रूप में लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को याद करते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum after collision is equal to total momentum before collision and there no external or unbalanced force is present. Now, by combining all the equation to prove law of conservation of momentum, we can write m1 into u1 plus m2 into u2 equals to m1 into v1 plus m2 into v2। यानी total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This is what conservation of momentum states. Okay, that's it. Okay guys, it's over for today. So what's next? In next video, we will solve some numericals based on the topics which I have explained. And I would like to declare that theoretically this chapter has been totally finished. For the next video, an explanation in animation, subscribe UV Studies, press the bell icon. If you liked it, then like, share, comment, and then whatever you want to do, you can do, man. But don't travel studies. Okay? Thanks for watching.